स्वागत है। आज हम कई अहम खबरों और लेखों की तह तक जाएंगे। एक तरफ भारत रूस अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नए नियम आ रहे हैं। काफ़ी कुछ चल रहा है। इन अलग अलग स्रोतों से जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर हमारा इरादा है कि आज की कुछ खास घटनाओं, नीतियों और जो ये वैज्ञानिक हलचलें हैं, उनको थोड़ा बारीकी से समझें। हम सिर्फ खबरों की सतह पर नहीं रहेंगे, बल्कि उनके पीछे के तथ्यों और कॉन्सेप्ट्स पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से लेकर बैंकिंग सुधार, कृषि मिशन और पर्यावरण तक, इन सब पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत-रूस संबंधों की। अक्टूबर 2000 में भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा पत्र पर साइन हुए थे और अब 2025 में इस साझेदारी को पूरे 25 साल हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक सालगिरह है या इन रिश्तों में वाकई कुछ खास वजन है? देखिए, ये सिर्फ वक्त गुजरना नहीं है, ये रिश्तों का लगातार गहरा होना दिखाता है। जैसे आपने कहा 2000 में शुरुआत हुई, लेकिन 2010 में इसे विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला। अच्छा, विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त, ये सुनने में काफी भारी लगता है। हाँ, और कूटनीति में इन शब्दों का वजन होता है। हाँ, और ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच जो भरोसा है, जो सहयोग है, वो असाधारण स्तर का है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। आप देखिए, बातचीत के लिए कितना मजबूत ढांचा बना हुआ है। हर साल दोनों देशों के टॉप लीडर्स मिलते हैं, शिखर सम्मेलन होता है, विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग होता है। 2+2 मतलब दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ बैठते हैं। बिल्कुल। फिर व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, संस्कृति, इन सब पर एक इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है जो लगातार काम करता है। सेनाओं के बीच तकनीकी सहयोग तो है ही, तो ये दिखाता है कि रिश्ते कितने बहुआयामी हैं। ये तो हुई संस्थागत बात, लेकिन जमीनी स्तर पर, मतलब आर्थिक रिश्तों में, क्या ये गहराई दिख रही है? आपने व्यापार का जिक्र किया, $68.7 बिलियन। ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई काफी बड़ा है और महत्वपूर्ण भी है। वित्त वर्ष 2024-25 में, जैसा आपने कहा, द्विपक्षीय व्यापार 68.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। इसकी एक बड़ी वजह है रूस से भारत का बढ़ा हुआ तेल और पेट्रोलियम का आयात। अच्छा, तेल की वजह से? हाँ, वो मुख्य कारण है। इसके अलावा सूरजमुखी तेल, उर्वरक, कोयला और कीमती पत्थर, धातुएं, ये सब भी हम रूस से काफी मंगा रहे हैं। और भारत से क्या जा रहा है? फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, लोहा इस्पात, समुद्री उत्पाद, ये सब मुख्य निर्यात है। और एक बात और, रक्षा सहयोग, वो भी अब सिर्फ खरीदने बेचने वाला रिश्ता नहीं रहा। अच्छा, मतलब अब हम साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। हाँ, ब्रह्मोस तो बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। हाँ। वो दोनों ने मिलकर बनाई है। और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी, UN हो, G20, ब्रिक्स, SCO, इन सब पर दोनों देश अक्सर साथ खड़े दिखते हैं। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से थोड़ा पड़ास की तरफ आते हैं। खबर है कि भारत ने सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर चिंता जताई है। ये सरक्रीक का मामला क्या है? ये नाम अक्सर सुनने में आता है। जी, सरक्रीक असल में गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में है। यह करीब 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय एस्चुएरी है। ज्वारीय एस्चुएरी मतलब एक ऐसा समुद्री मुहाना जहां समंदर का पानी नदी के पानी से मिलता है और ज्वार भटा आता है और ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। विवाद इस बात पर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समुद्री सीमा है, वो इस क्रीक में कहां से गुजरेगी। ओके, तो भारत का क्या कहना है? भारत 1947 से ही थालवेग सिद्धांत की बात कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है। ये कहता है कि अगर दो देशों के बीच कोई नदी या पानी का रास्ता सीमा बनाता है और उसमें नाव चल सकती है, मतलब वो नौगम्य है। हाँ। तो सीमा उस पानी के रास्ते के सबसे गहरे हिस्से के बीचों बीच मानी जाएगी, मिड चैनल। भारत कहता है सरक्रीक नौगम्य है, इसलिए ये सिद्धांत लागू हो और सीमा बीच में हो। और पाकिस्तान वो क्यों नहीं मान रहा? पाकिस्तान का दावा है कि सरक्रीक नौगम्य नहीं है, मतलब उसमें आसानी से जहाज या बड़ी नावें नहीं चल सकती। इसलिए वो कहते हैं कि थालवेग सिद्धांत लागू नहीं होता। वो क्रीक के पूर्वी किनारे को सीमा मानते हैं। ओह,
तो इसका मतलब तो पूरी क्रीक ही लगभग पाकिस्तान के पास चली जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से ये विवाद दशकों से अटका हुआ है और ये इलाका मछली पकड़ने और शायद तेल गैस के लिहाज से भी अहम माना जाता है। समझ गया। चलिए एक और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गतिविधि देखते हैं। भारत ने पैसिफिक रीच अभ्यास 2025 यानी XPR-25 में हिस्सा लिया है। ये कैसा अभ्यास है? XPR-25 ये हर 2 साल में होता है। ये एक मल्टीनेशनल मतलब कई देशों का सैन्य अभ्यास है और इसका फोकस है पनडुब्बी बचाव पर, सबमरीन रेस्क्यू। पनडुब्बी बचाओ? अच्छा हाँ, सोचिए अगर कोई पनडुब्बी समंदर में कहीं फंस जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसे ढूंढना और लोगों को बचाना कितना मुश्किल काम होगा। इस बार ये सिंगापुर में हुआ और इसमें 40 से ज्यादा देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेती हैं। 40 से ज्यादा? जी। मकसद यही है कि ऐसी इमरजेंसी में अलग-अलग देशों की नौसेनाएं कैसे मिलकर काम कर सकती हैं, कैसे एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। जी। इसका अभ्यास करना ये तो जरूरी है। ठीक है, तो जैसे पनडुब्बी बचाव में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, वैसे ही अर्थव्यवस्था में भी तो तालमेल जरूरी होता है। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ आते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRBs अपनी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। 50 साल 1975 में बने थे ये बैंक। क्या ये आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, इनकी प्रासंगिकता तो है। हाँ, शायद भूमिका थोड़ी बदली हो। देखिए, जब ये बने थे तो इनका मकसद एकदम साफ था, गांव और छोटे शहरों में उन लोगों तक बैंकिंग पहुंचाना जिन तक बड़े कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पा रहे थे। जैसे छोटे किसान, मजदूर? हाँ, छोटे और सीमांत किसान, खेतीहर मजदूर, गांव के कारीगर, इन सबको संस्थागत कर्ज मिल सके, ये कोशिश थी। इनकी बनावट भी थोड़ी अलग है। 50% पैसा केंद्र सरकार का, 15% उस राज्य सरकार का जहां बैंक है और 35% किसी बड़े स्पॉन्सर बैंक का। अच्छा, स्पॉन्सर बैंक मतलब कोई बड़ा बैंक इनको सपोर्ट करता है? हाँ, जैसे SBI या PNB या कोई और बड़ा बैंक। इससे सरकारी प्राथमिकताएं भी पूरी होती हैं और थोड़ी प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी आती है। इनका मुख्य काम ही इन छोटे ग्राहकों को लोन देना है। आपने कहा इनका फोकस छोटे ग्राहकों पर है, तो क्या इनके लिए नियम भी कुछ अलग हैं और इन पर नजर कौन रखता है? RBI, हाँ, एक बहुत जरूरी नियम है इनके लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL। इन्हें अपने कुल लोन का कम से कम 27.5% हिस्सा PSL को देना होता है। मतलब कृषि, छोटे उद्योग, शिक्षा, घर बनाने के लिए लोन वगैरह। 27.5%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये इसे पूरा ही नहीं करते, बल्कि अक्सर इससे ज्यादा, करीब 89% तक लोन PSL को ही देते हैं। रेगुलेशन तो RBI ही करता है जैसे बाकी बैंकों का, लेकिन इनके कामकाज पर निगरानी रखना, इन्हें सपोर्ट करना, ये काम नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक करता है। तो अभी कितने RRBs हैं देश में और क्या ये ठीक ठाक चल रहे हैं? और वो जो वित्तीय समावेशन की बात होती है उसमें इनका क्या रोल है? मार्च 2022 के आंकड़ों के हिसाब से 43 RRBs काम कर रहे थे। इनको 12 बड़े बैंक स्पॉन्सर कर रहे थे, जिनमें लगभग सभी सरकारी बैंक हैं और एक प्राइवेट JNK बैंक। पहले इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, 100 से भी ऊपर, लेकिन 2005 के बाद सरकार ने इन्हें आपस में मिलाना शुरू किया, कंसोलिडेट किया। अच्छा, मर्जर हुआ इनका? हाँ, ताकि ये ज्यादा मजबूत बने, ज्यादा सक्षम हो और वित्तीय समावेशन मतलब ज्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ने में तो इनका रोल बहुत ही बड़ा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो कुल खाते हैं उनमें करीब 18.5% इन्हीं RRBs के हैं। अरे वाह! और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी लगभग 13% एनरोलमेंट इनके जरिए हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था के लिए ये आज भी कितने जरूरी है। सही बात है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर की बात चली रही है तो RBI के कुछ नए सुधार प्रस्तावों की भी चर्चा हो रही है। लग रहा है RBI कुछ बड़े बदलाव करने के मूड में है। हाँ, RBI ने हाल ही में कुछ अहम प्रस्ताव रखे हैं। ये बैंकिंग सेक्टर के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। मोटे तौर पर 4 मुख्य बातें हैं और ये चारों मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ऐसा लगता है कि RBI बैंकों को थोड़ा और मार्केट डिसिप्लिन्ड बनाना चाहता है, मतलब बाजार के हिसाब से चलने वाला, और रिस्क मैनेजमेंट को और मजबूत करना चाहता है। अच्छा, पहला क्या है? आपने कहा जोखिम आधारित प्रीमियम, ये क्या है? हाँ, पहला है जमा बीमा के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम। अभी क्या होता है, हमारे बैंक खातों में जो पैसा जमा होता है उस पर DICGC बीमा देता है ना? हाँ, 5 लाख तक का बीमा होता है शायद। जी, तो बैंक इस बीमा के लिए DICGC को प्रीमियम देते हैं। अभी तक ये रेट सबके लिए एक जैसा था, फ्लैट रेट।
नया प्रस्ताव ये है कि जो बैंक्स ज्यादा सुरक्षित है, जिनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़िया है, उन्हें कम प्रीमियम देना पड़ेगा। ओह, तो ये तो अच्छे बैंकों के लिए इनाम जैसा हुआ। बिल्कुल। इससे बैंकों को बेहतर काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा है ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग। ECL, ये क्या चीज है? आसान भाषा में कहें तो अभी बैंक लोन के डिफॉल्ट होने के बाद उसके नुकसान के लिए पैसा अलग रखते हैं, जिसे प्रोविजनिंग कहते हैं। ECL फ्रेमवर्क कहता है कि बैंकों को भविष्य में होने वाले संभावित नुकसान का अंदाजा पहले ही लगाना होगा और उसके लिए पैसा अलग रखना होगा। मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही तैयारी। एग्जैक्टली। जैसे बारिश आने से पहले छाता रखना। उम्मीद है इससे बैंकों की बैलेंस शीट अचानक आने वाले बड़े झटकों से बची रहेगी और शायद वो लोन देने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करें। ये लगभग सभी बड़े बैंकों पर लागू होगा। और तीसरा और चौथा, बेसल नियम और कैपिटल मार्केट लेंडिंग। तीसरा है संशोधित बेसल 3 कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो बताते हैं कि बैंकों को अपने रिस्क के हिसाब से कितनी पूंजी रखनी है। नए नियमों में MSMEs, होम लोन वगैरह के लिए रिस्क का वजन शायद थोड़ा बदला जाएगा, ज्यादा बारीकी से तय होगा। हो सकता है कुछ मामलों में ये कम हो। नतीजा, शायद बैंकों को थोड़ी कम पूंजी रखने की जरूरत पड़े और वो ज्यादा लोन दे पाएं। ओके। और चौथा, बैंकों के लिए कैपिटल मार्केट में, मतलब शेयर बाजार वगैरह में उधार देने के नियमों को थोड़ा आसान बनाया गया है। अब बैंक शेयरों, रीट्स, इनविट्स के बदले शायद ज्यादा लोन दे पाएंगे। लिस्टेड बॉन्ड्स के बदले लोन देने की लिमिट हटा दी गई है। अच्छा। हाँ, इससे कंपनियों के लिए पैसा जुटाना आसान हो सकता है और फाइनेंशियल मार्केट को भी थोड़ी और गहराई मिलेगी। तो एक तरफ RBI घरेलू बैंकिंग को मजबूत कर रहा है, लोन देना आसान बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी निवेशक FPIs भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। NSDL के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल 1 अक्टूबर तक FPIs ने 2 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे हैं। बाप रे, ये FPIs कौन होते हैं और इन पर इतने नियम क्यों? FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। सीधे शब्दों में ये विदेशी निवेशक हैं, व्यक्ति हो सकते हैं या फंड वगैरह। ये भारतीय कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? कि किसी एक भारतीय कंपनी में इनकी कुल हिस्सेदारी उसकी पेड अप इक्विटी कैपिटल का 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। पेड अप कैपिटल मतलब? वो पैसा जो कंपनी ने शेयर जारी करके शेयर धारकों से असल में जुटाया है। अगर FPI की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा हो जाती है तो उसे FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है, जिसके नियम अलग और ज्यादा सख्त होते हैं। अच्छा, तो ये FPIs और FDI में ये फर्क है। FPIs मतलब शॉर्ट टर्म वाले। हाँ, आमतौर पर SPIs बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से जल्दी पैसा लगाते और निकालते हैं, जबकि FDI ज्यादातर लंबे समय के लिए आता है, जैसे फैक्ट्री लगाना वगैरह। तो अगर किसी FPI की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा हो गई तो उसे या तो अपने अतिरिक्त शेयर बेचने पड़ते हैं ताकि वो 10% के नीचे आ जाए, या फिर उसे अपने निवेश को FDI के तौर पर रिक्लासिफाई करवाना पड़ता है। लेकिन ये रिक्लासिफिकेशन उन सेक्टर्स में नहीं हो सकता जहां FDI की मनाही है, जैसे चिट फंड, गैम्बलिंग वगैरह। और क्या कोई भी FPI बन सकता है? कोई और नियम भी है? एक और जरूरी नियम है, खासकर हमारे पड़ोसियों के लिए, जो देश भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह। हाँ। वहां से आने वाले FPI निवेश के लिए पहले भारत सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, और सिर्फ सरकार की नहीं, जिस भारतीय कंपनी में वो पैसा लगा रहे हैं उसकी भी सहमति जरूरी है। ओह, ये नियम क्यों? सुरक्षा कारणों से। हाँ, ये मूलतः सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से है। सरकार जानना चाहती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन लगा रहा है, और कहीं उसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा। समझ गया। चलिए अब जरा घरेलू नीतियों पर आते हैं। खाने की थाली से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी मिली है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है,
फिर भी आत्मनिर्भर नहीं। हाँ, ये वाकई एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। हम दुनिया में दालें उगाते भी सबसे ज्यादा हैं, खाते भी सबसे ज्यादा हैं। और मंगाते भी सबसे ज्यादा हैं। एग्जैक्टली और बाहर से मंगाते भी सबसे ज्यादा हैं। पिछले 10 सालों में हमारा उत्पादन बढ़ा है, नो डाउट। 2014 में करीब 192 लाख टन था, 2024 में लगभग 245 लाख टन हो गया। ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी खपत, हमारी डिमांड उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ी है। शायद लोगों की इनकम बढ़ी है, खाने पीने की आदतें बदली हैं, प्रोटीन पर ध्यान बढ़ा है। तो कितना आयात करना पड़ रहा है हमें? और ये नया मिशन क्या करेगा? आयात बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। 2024-25 में रिकॉर्ड 72.56 लाख टन दालें मंगानी पड़ी। 72 लाख टन। हाँ, और इसकी कीमत करीब $5.5 बिलियन थी। ये बहुत बड़ी रकम है, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ है। तो इसी आयात पर निर्भरता कम करने, देश में ही उत्पादन बढ़ाने और साथ ही किसानों की आय भी ठीक करने के लिए ये दालों में आत्मनिर्भरता मिशन लाया गया है। ये 6 साल का मिशन है, 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा। और बजट है 11,440 करोड़ का। 11,000 करोड़ से ज्यादा। लक्ष्य क्या रखे हैं इसके और किसानों को क्या सीधा फायदा होगा? लक्ष्य तो बड़े रखे हैं। दालों की खेती का एरिया बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना है। इसमें करीब 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन वो भी जोड़ी जाएगी जहां धान कटने के बाद खेत खाली रह जाते हैं, मतलब परती भूमि। अच्छा, राइस फैलो लैंड्स का इस्तेमाल। जी, उत्पादन को 350 लाख टन तक ले जाना है और उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाकर 1130 किलोग्राम करना है। इसके लिए क्लस्टर बनाकर काम होगा। किसानों को बेहतर बीज दिए जाएंगे जो जलवायु के हिसाब से ठीक हो। कटाई के बाद स्टोरेज और प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। फोकस खास तौर पर तूर यानी अरहर, उड़द और मसूर पर रहेगा, क्योंकि इन्हीं का आयात ज्यादा होता है। और किसानों के लिए क्या खास है इसमें? किसानों के लिए सबसे बड़ी और शायद सबसे अहम बात यह है कि नैफेड और NCCF, हाँ, ये सरकारी खरीद एजेंसियां हैं। हाँ, ये दोनों संस्थाएं अगले 4 साल तक इस मिशन में जो राज्य शामिल होंगे वहां के किसानों से उनकी 100% दाल की उपज खरीदने की गारंटी देंगी। 100%? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा आश्वासन है। इससे किसानों को बाजार भाव की गिरने का डर नहीं रहेगा और वो ज्यादा दालें उगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही दुनिया भर में दालों की कीमतों पर नजर रखने के लिए भी एक सिस्टम बनाया जाएगा। ये दालों वाला मिशन तो काफी अहम लग रहा है। अब खेती से थोड़ा डिजिटल दुनिया की तरफ चलते हैं। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। ऑनलाइन गेमिंग तो आजकल हर तरफ है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इन नियमों में क्या है? हाँ, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और तेजी से बढ़ भी रही है। ये नए नियम जो हैं, ये सरकार का रुख थोड़ा सख्त करते दिख रहे हैं, खासकर पैसे वाले गेम्स को लेकर। सबसे पहले तो ये नियम ऑनलाइन गेम्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 3 कैटेगरी? कौन कौन सी? एक है ई स्पोर्ट्स, जिन्हें प्रॉपर खेल की तरह देखा जाता है। दूसरे हैं ऑनलाइन सोशल गेम्स, मतलब जो सिर्फ मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं, जिनमें पैसे का सीधा लेन देन या दांव नहीं होता। और तीसरे हैं ऑनलाइन मनी गेम्स, जिनमें पैसा जीतने या हारने का चांस होता है, जैसे पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स वगैरह। ओके, तो नया क्या है इसमें? बड़ा बदलाव ये है कि ये ड्राफ्ट नियम सभी तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह बैन लगाने का प्रस्ताव करते हैं। सभी तरह के? मतलब फैंटेसी स्पोर्ट्स भी? ड्राफ्ट तो यही कहता है, सिर्फ ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स की ही इजाजत होगी। और इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक नई अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है, भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण यानी OGAI। OGAI ये क्या करेगी? इसमें एक चेयरमैन होंगे और अलग अलग मंत्रालयों से 5 सदस्य। OGAI ही गेम्स को रजिस्टर करेगी, ये तय करेगी कि कौन सा गेम लीगल है, कौन सा नहीं, और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाएगी। तो मतलब हर गेम को, चाहे वो सोशल गेम ही क्यों ना हो, OGAI से सर्टिफिकेट लेना होगा? ड्राफ्ट के हिसाब से तो यही लगता है। सभी ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई स्पोर्ट्स को OGAI में रजिस्टर कराना होगा और एक सर्टिफिकेट लेना होगा। शिकायतों के लिए भी 3 लेवल का सिस्टम होगा, पहले गेम कंपनी खुद, फिर एक ग्रीवांस कमेटी और आखिर में OGAI। और अगर कोई नियम तोड़ता है, खिलाड़ी या कंपनी, तो सजा क्या होगी? यहीं पर बात थोड़ी और गंभीर हो जाती है। ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि नियमों का उल्लंघन एक गैर जमानती अपराध माना जाए। नॉन बेलेबल मतलब जमानत आसानी से नहीं मिलेगी। जी, और साथ ही
ये भी प्रस्ताव है कि अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो उस उल्लंघन में सहयोग के लिए कंपनी के पूरे स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पूरे स्टाफ को? ये तो बहुत सख्त लग रहा है। हाँ, ये प्रावधान वाकई बहुत सख्त हैं। इंडस्ट्री में इसको लेकर चिंता भी जताई जा रही है। हालांकि ये भी देखना होगा कि फाइनल नियम क्या बनते हैं। अभी ये ड्राफ्ट है। और हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग के जोखिमों से निपटने के लिए पहले से भी कुछ कानून तो हैं ही। जैसे आईटी एक्ट की धारा 69A है, जिसे सरकार अवैध वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकती है। और सरकार ने पिछले कुछ सालों में 1500 से ज्यादा ऐसी गेमिंग साइट्स ब्लॉक की भी हैं। नई भारतीय न्याय संहिता में भी अवैध गेमिंग और साइबर क्राइम के लिए सजा का प्रावधान है। जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर टैक्स लगाने के लिए IGST एक्ट है और भ्रामक विज्ञापन रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो है ही। अच्छा, तो ये नए नियम एक तरह से और सख्ती लाएंगे, खासकर मनी गेम्स पर पूरी रोक लगाकर। हाँ, ऐसा लगता है। ठीक है। ऑनलाइन दुनिया की चुनौतियों से अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं, खासकर शहरों में मानसून की मुसीबतें। 11 शहरों के लिए शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के तीसरे फेज को मंजूरी मिली है। ये क्या प्रोग्राम है और किन शहरों को फायदा होगा? ये प्रोग्राम शहरों में जो बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है उससे निपटने की एक कोशिश है। हम अक्सर देखते हैं ना, थोड़ी बारिश में ही शहर डूबने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसका तीसरा फेज अब 11 शहरों में लागू होगा। भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम, इंदौर और लखनऊ। इसका पैसा आएगा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष NDMF से। 90% खर्चा केंद्र देगा, 10% राज्य सरकारें। तो इसमें किया क्या जाएगा? सिर्फ नालियां साफ होंगी? नहीं, इसमें 2 तरह के काम होंगे। एक तो है संरचनात्मक उपाय, मतलब फिजिकल काम, जैसे पुराने तालाबों या झीलों को आपस में जोड़ना ताकि बारिश का पानी जमा हो सके, बाढ़ रोकने के लिए दीवारें बनाना, मिट्टी का कटाव रोकना और प्रकृति आधारित समाधान। प्रकृति आधारित मतलब? जैसे ज्यादा पेड़ लगाना, वेटलैंड्स, दलदली जमीन बनाना जो पानी सोख सकें। और दूसरे हैं गैर संरचनात्मक उपाय, जैसे बाढ़ की चेतावनी का सिस्टम बेहतर करना, अर्ली वार्निंग, बाढ़ के पैटर्न का डेटा एनालिसिस करना ताकि पता चले कहाँ ज्यादा खतरा है, और नगर निगम के लोगों की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। अच्छा, तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, कोशिश यही है कि शहर बाढ़ को झेलने में ज्यादा सक्षम बने, रेजिलिएंट बने। चलिए, अब कुछ खबरें विज्ञान, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी की दुनिया से। पर्यावरण के लिए एक अच्छी खबर है हिमाचल प्रदेश से। वहां हिम तेंदुओं की आबादी बढ़ गई है। हाँ, ये वाकई बहुत अच्छी और उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। हिमाचल में स्नो लेपर्ड्स की गिनती हुई और पता चला कि 2025 में उनकी संख्या 83 हो गई है, जबकि 2021 में ये सिर्फ 51 थी। मतलब करीब 62% की बढ़ोतरी। ये शानदार है। 62%? वाह! ये हिम तेंदुए तो वैसे भी बड़े रहस्यमयी माने जाते हैं ना, पहाड़ों का भूत कहते हैं शायद। बिल्कुल, गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। इनके बर्फीले रंग और मुश्किल से नजर आने की वजह से ये नाम पड़ा है। वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अंसिया। ये ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में रहते हैं, एशिया के करीब 12 देशों में पाए जाते हैं, भारत भी उनमें से एक है। और इनकी संरक्षण स्थिति क्या है? मतलब क्या ये खतरे में है? हाँ, IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में है और भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 मतलब सर्वोच्च सुरक्षा? जी, सर्वोच्च कानूनी सुरक्षा। भारत में 2009 से इनके लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी चल रहा है। तो हिमाचल से आई ये खबर दिखाते हैं कि संरक्षण के जो प्रयास हो रहे हैं उनका असर दिख रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ ये अच्छी खबर तो दूसरी तरफ अमेज़न के जंगलों से एक चिंता वाली स्टडी आई है। ये अमेज़न की फ्लाइंग रिवर और उस पर जंगल कटाई के असर के बारे में है। ये फ्लाइंग रिवर क्या चीज है? उड़ने वाली नदी। हाँ बिल्कुल। फ्लाइंग रिवर या उड़ती हुई नदी ये कोई असली नदी नहीं है जिसमें पानी बहता हो। ये असल में हवा में, वायुमंडल में नमी यानी वाटर वेपर की एक बहुत विशाल अदृश्य धारा है जो अमेज़न के ऊपर बहती है। हवा में नमी की नदी? दिलचस्प। ये नमी आती कहाँ से और ये करती क्या है? इसके 2 मेन सोर्स हैं। एक तो अटलांटिक महासागर से जो हवाएं आती हैं वो अपने साथ नमी लाती हैं, लेकिन दूसरा और ज्यादा जरूरी सोर्स खुद अमेज़न के घने जंगल हैं। पेड़ पौधे और जमीन से लगातार पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। इसे वाष्पोत्सर्जन या इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं। अच्छा, जंगल खुद नमी पैदा करते हैं?
हाँ, भारी मात्रा में। ये नमी से भरी हवाएं फिर पश्चिम की तरफ बहती हैं, एंडीज पहाड़ों से टकराती हैं और दक्षिण अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से में बारिश कराती हैं। ये फ्लाइंग रिवर पूरे महाद्वीप के मौसम पर असर डालती है। तो चिंता क्या है? जंगल कटने से इस पर क्या असर पड़ रहा है? चिंता यही है कि अमेज़न में जैसे जैसे जंगल कट रहे हैं, ये नमी पैदा करने वाली मशीन कमजोर पड़ रही है। इससे ये फ्लाइंग रिवर सूख सकती है और स्टडी कहती है कि इससे खासकर दक्षिण पश्चिम अमेज़न में सूखे की स्थिति और भी भयानक हो सकती है। ओह, तो जंगल कटने का असर सिर्फ वहीं नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मौसम पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारा पर्यावरण कितना इंटरकनेक्टेड है। विज्ञान में निवेश की भी एक खबर है। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम यानी BRCP के तीसरे चरण को जारी रखने की मंजूरी मिली है। ये क्या प्रोग्राम है? BRCP ये भारत में बायोमेडिकल रिसर्च को, मतलब जीव विज्ञान और दवाइयों से जुड़े शोध को बढ़ावा देने का एक बड़ा प्रोग्राम है। इसका तीसरा फेज अब 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा। इसका मेन मकसद है देश के जो बेस्ट साइंटिफिक टैलेंट है उन्हें पहचानना, उन्हें सपोर्ट करना ताकि वो हाई क्वालिटी रिसर्च कर सकें। ये सिर्फ बेसिक रिसर्च तक सीमित नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को भी बढ़ावा देता है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अलग-अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स मिलकर काम करें और ये भी सुनिश्चित करना कि रिसर्च का जो नतीजा निकले उसका फायदा समाज को मिले, हेल्थ सेक्टर में उसका इस्तेमाल हो। इसका एक और लक्ष्य है देश के अलग-अलग हिस्सों में जो रिसर्च सुविधाओं में गैप है उसे कम करना और वर्ल्ड क्लास रिसर्च कैपेसिटी बनाना। ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, यूके के वेलकम ट्रस्ट WT और इंडिया अलायंस की एक पार्टनरशिप है। ओके। और मेक इन इंडिया की तरफ एक और कदम। कर्नाटक के कोलार में देश की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन लग रही है। हाँ, ये डिफेंस और एरोस्पेस में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अच्छी खबर है। टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस मिलकर ये फैसिलिटी बना रहे हैं कोलार में। यहाँ H-125 हेलीकॉप्टर को फाइनली असेंबल किया जाएगा और 2027 से भारत में बने H-125 मिलने शुरू हो जाएंगे। H-125 ये कैसा हेलीकॉप्टर है? ये एक सिंगल इंजन वाला हल्का मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर है। ये अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जाना जाता है, मतलब कई तरह के काम कर सकता है और मुश्किल हालात में भी ऑपरेट कर सकता है, जैसे बहुत ऊंचाई पर या गर्म मौसम में। सिविल और मिलिट्री दोनों इस्तेमाल करते हैं इसे दुनिया भर में। ठीक है। और आखिर में कृषि से जुड़ा एक और छोटा सा अपडेट। केंद्र सरकार ने पशु आधारित प्रोटीन वाले बायोस्टिमुलेंट्स की मंजूरी वापस ले ली है। पहले तो ये बताइए, ये बायोस्टिमुलेंट्स होते क्या है? बायोस्टिमुलेंट ये ऐसी चीजें होती हैं, कोई पदार्थ हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या इनका मिक्सचर, जो पौधों की नेचुरल बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को स्टिम्युलेट करके, मतलब उन्हें बेहतर बनाकर उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। ये खाद, फर्टिलाइजर या कीटनाशक पेस्टिसाइड से अलग है। अलग कैसे? ये पोषण नहीं देते? ये सीधे पोषण नहीं देते जैसे खाद देती है, और ना ही ये कीड़े मारते हैं। ये पौधे की अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं, जैसे ये पौधों की जड़ों की पोषक तत्व सोखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं या उन्हें तनाव झेलने में मदद कर सकते हैं, जैसे सूखा पड़ गया या बहुत गर्मी है या मिट्टी में नमक ज्यादा है। अच्छा, तो ये पौधे को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। उदाहरण क्या है इनके? उदाहरणों में जैसे ह्यूमिक एसिड है, समुद्री शैवाल का सत, सीवीड एक्सट्रैक्ट, कुछ तरल खादें या कुछ फायदेमंद बैक्टीरिया और फंगस। तो सरकार ने पशु प्रोटीन वालों की मंजूरी वापस क्यों ली? सरकार ने कारण बताया है धार्मिक और आहार संबंधी चिंताएं। शायद इसलिए क्योंकि भारत में बहुत से किसान और उपभोक्ता ऐसे उत्पाद पसंद नहीं करते जिनमें एनिमल बेस्ड चीजें हों। वो पौधे आधारित या शाकाहारी विकल्प चाहते हैं। समझ गया। तो आज हमने काफी सारे विषयों पर बात की। भारत रूस साझेदारी के 25 साल, सर क्रीक का मुद्दा, RRBs के 50 साल, RBI के नए बैंकिंग नियम, FPIs की उठापटक, दालों में आत्मनिर्भरता का बड़ा मिशन, ऑनलाइन गेमिंग पर नकेल कसने की तैयारी, शहरी बाढ़ से निपटने के उपाय, हिम तेंदुओं की अच्छी खबर, अमेज़न की फ्लाइंग रिवर की चिंता, बायोमेडिकल रिसर्च में निवेश, मेक इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स और बायोस्टिमुलेंट्स तक।
काफी कुछ कवर किया हमने। बिल्कुल। और इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो एक बात साफ है कि हर फील्ड में, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो या एनवायरनमेंट, चीज़ें लगातार बदल रही हैं, डेवलप हो रही हैं। नई पॉलिसीज आ रही हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं और पुराने समीकरण भी बदल रहे हैं। इन सब पर नज़र रखना ज़रूरी है क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ हम दालों जैसी चीजों में आत्मनिर्भर बनने के लिए इतने बड़े मिशन चला रहे हैं, किसानों को 100% खरीद की गारंटी दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हम ग्लोबल ट्रेड पर, जैसे रूस से रिकॉर्ड तेल आयात पर या विदेशी निवेश FPIs पर भी निर्भर है। तो क्या ये दोनों बातें, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की कोशिश और दुनिया से जुड़े रहने की जरूरत, क्या ये हमेशा आसानी से साथ साथ चल सकती हैं, या इनके बीच संतुलन साधना ही असली चुनौती है? इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। खैर, अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों के साथ और करेंगे उनका और गहरा विश्लेषण।